हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आने वाली अपडेट और आपकी जो क्लासेस का नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। अगर आप लोग फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कर लें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, यानी कि कोहलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। ये जो आपका टॉपिक है ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको सीटेट के लिए। सीटेट का एग्ज़ाम जनवरी 2024 यानी कि 21 जनवरी को आपका एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन होने वाला, ये जानकारी सबको है। स्टार्टिंग की वीडियो में मैं सबको पूरी प्रोसेस बता चुका हूँ और एक वीडियो था 130+ इसमें कैसे लेकर के आए, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। आप लोगों को किस तरह से पढ़ना है, किस सब्जेक्ट में ज़्यादा फोकस करना है, ये सारी जानकारी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। अब हम बात करें सीडीपी के जितने भी टॉपिक ऑलरेडी हो चुके हैं उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के नाम से। तो प्लेलिस्ट में जाकर के अभी तक जितने भी टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं सीडीपी के एक एक करके आप लोग देख लें उनको। आपका जो सीडीपी का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा दिसंबर में ही। इसके बाद आपकी जो सब्जेक्ट पेडालॉजी बचती है उसको हम करेंगे मैराथन क्लास में। जैसे आपकी हिंदी पेडालॉजी हो गई, इंग्लिश पेडालॉजी हो गई, मैथ पेडालॉजी हो गई और आपके पर्यावरण अध्ययन की पेडालॉजी हो गई। इसके बाद आपको पर्यावरण भी मैराथन क्लास में मैं वन लाइनर में करवा दूंगा, जितना भी आपका सीटेट में आने वाला है। तो आप लोग जुड़े रहिए चैनल के साथ। जितने लोग भी तैयारी करते हों सीटेट की तो उन तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी इसके साथ जुड़ पाएँ। तो आपको जीन प्याजे भी करवा चुका हूँ, कोहलबर्ग हो चुका है, हावर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि का सिद्धांत हो चुका है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, काफ़ी सारे टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो वो सारे टॉपिक आपको कहाँ पर मिलेंगे? प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट आपको एक एक करके दिए हुए हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में मैं हमेशा जो पॉइंट हैं आपके जो एग्ज़ाम में आने वाले महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको लेकर के स्टार्ट करता हूँ मैं, तो इनको ज़रूर आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, पहला जो पॉइंट है, इन्होंने अपने प्रयोग में पूर्ण रूप से पुरुषों को लिया है, इसीलिए इस सिद्धांत को जेंडर बाइस थ्योरी भी कहते हैं। कैरल गिलिगन, ये इन्हीं की एक शिष्या थी, यानी कि छात्रा थी कोहलबर्ग की। इनका ही मानना था कि जो यह थ्योरी है वो नारीवादी नैतिकता का ध्यान नहीं रखती है, क्योंकि इन्होंने अपने प्रयोग में पुरुषों को ही लिया था, महिलाओं को नहीं लिया। तो पहली बात कि जो कैरल गिलिगन है इन्होंने ही कहा था कि ये जो सिद्धांत है वो नारीवादी नैतिकता पर ध्यान नहीं देती है। ये प्रश्न आपसे बन सकता है। सही गलत को पहचानना नैतिकता कहलाती है, ये पॉइंट है एक। दूसरा, नैतिक तर्क, मोरल डिसीजन लेने के लिए जो थिंकिंग का प्रयोग करते हैं उसे मोरल रीजनिंग कहते हैं, या फिर आपका मोरल जो डिसीजन है उसे मोरल डिसीजन भी आप कह सकते हैं। तो आपकी जो नैतिक तर्क होते हैं, तो जो आप नैतिकता के आधार पर डिसीजन लेते हैं, आपकी जो नैतिकता के आधार पर आपकी सोच जो आपकी सोच होती है उसका प्रयोग करते हैं, तो वो आपकी कहलाती है मोरल रीजनिंग, यानी कि नैतिक तर्क। आई होप ये पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। नैतिक तर्क दुविधा वाले सिचुएशन में फैसला लेने के लिए जो तर्क शक्ति का प्रयोग करते हैं नैतिक तर्क कहलाता है, यानी कि मोरल रीजनिंग कहलाती है। ये उसकी डेफिनेशन हो गई कि जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि दुविधा है कि हम ये काम करें या फिर इस काम को करें। एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाऊँ आपका, मान लीजिए कि आप हमेशा से
आपका 12th का एग्ज़ाम है मान लीजिए, ओके, और आपने 10th बेस पर कोई कंपटीशन एग्ज़ाम का फॉर्म फिल किया था। अब कोई ऐसी डेट जिस पर एग्ज़ाम है आपका, मान लीजिए एसएससी जीडी 10th के बाद होता है, आपने ये फॉर्म फिल किया, तो एसएससी जीडी का भी एग्ज़ाम है उसी दिन और 12th का एक पेपर भी उसी दिन है आपका। तो अब आप यहाँ दुविधा में पड़ गए कि मैं वो आपको जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है उसे दूँ या फिर 12th का पेपर दूँ। तो यहाँ पर जो आप नैतिकता के आधार पर जो एक फैसला लेंगे वो आपका होता है मोरल रीजनिंग, यानी कि नैतिक तर्क। और यहाँ पर नैतिक तर्क यही लगता है कि आपकी जो 12th का एग्ज़ाम है वो पेपर देना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि ये जो आपने एसएससी जीडी का फॉर्म फिल किया था, क्योंकि वो इसके बाद भी आप दे सकते हैं, अभी आपकी स्कूलिंग चल रही है। तो ये आपकी नैतिकता, जो नैतिक तर्क है, इसको बोलते हैं। सही डिसीजन लेना, सही और गलत के बीच में सही डिसीजन लेना ही आपका नैतिक तर्क कहलाता है। अगला पॉइंट है कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से इंस्पायर है। ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, याद रखिएगा। जो कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है वो जो जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसके द्वारा इंस्पायर्ड है ये सिद्धांत। नीचे हम टॉपिक हुआ जो भी दिए हुए हैं डिटेल में नीचे पढ़ेंगे, लेकिन ये जो पॉइंट है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए पहले पॉइंट आपको बताए दिए जा रहे हैं। जब आप नीचे डिटेल में पढ़ेंगे तो ये पॉइंट भी और अच्छे से समझ में आप लोगों को आ जाएंगे। कोहलबर्ग ने विभिन्न प्रयोगों के बाद यह बताया कि व्यक्ति में नैतिक विकास मुख्य स्तरों से होकर गुजरता है। प्रत्येक स्तर की दो दो अवस्था होती है, मतलब 3 स्तर दिए हैं और उन 3 स्तर की प्रत्येक स्तर में दो दो अवस्थाएं दी हैं, तो टोटल 6 अवस्थाएं कोहलबर्ग के द्वारा दिए गए हैं और 3 स्तर दिए गए हैं। अब वो कौन से 3 स्तर हैं, उनके अंदर जो दो दो अवस्थाएं हैं, इनको हम डिटेल में अब पढ़ने वाले हैं, तो उनको अच्छे से समझिएगा। यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, कम से कम 2 से 3 नंबर आपके यहाँ पर फिक्स हो जाएंगे, 2 क्वेश्चन तो आपसे पूछे ही जाएंगे। तो जो पहला स्तर है वो है आपका प्री कन्वेंशनल लेवल, इसको हिंदी में आप कहेंगे पूर्व परंपरागत। ये जो आपकी स्तर होता है ये 4 से 10 वर्ष के बीच में होता है, इसको याद रखिएगा। जो प्री कन्वेंशनल लेवल होता है यानी कि पूर्व परंपरागत जो स्तर है आपका, वो 4 से 10 वर्ष के बीच में रहता है, जब बालक 4 से 10 वर्ष के बीच में होता है। इसके 2 चरण होते हैं, ये तो मैंने आपको बताया कि हर स्तर के आपके दो दो अवस्थाएं हैं, दो दो चरण हैं। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की यह अवस्था 4 से 10 वर्ष जो मैंने बताया, इस अवस्था में छात्रों का नैतिक विकास ना के बराबर होता है, अर्थात बालक इस अवस्था में सही और गलत के मध्य अंतर को समझने में असमर्थ होता है, इसीलिए इसको पूर्व परंपरागत स्तर कहा गया है। इस आयु में छात्र सही और गलत का चयन दंड पाने का भय और पुरस्कार पाने की लालसा से करता है। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की इस अवस्था को 2 भागों में विभाजित किया है। अब यहाँ पर जो उनका डिसीजन होता है वो इस बात पर होता है कि अगर मैं ऐसा कुछ कर देता हूँ तो मुझे दंड मिलेगा, या फिर मैं कुछ इस तरह सा कोई काम करूँगा तो मुझे पुरस्कार मिलेगा। वो इस हिसाब से अपना डिसीजन लेता है, ना कि मेच्योर होता है डिसीजन लेने में कि क्या सही है और क्या गलत है। तो ये अवस्था आपकी प्री कन्वेंशनल लेवल जो है, पूर्व परंपरागत है। इसके 2 चरण दिए गए हैं, उन 2 चरण को अच्छे से आपको समझना है। तो पहला जो आपका चरण है ये है आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास, इसको ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन इंग्लिश में आप लोग कहेंगे। मतलब इसमें जो बच्चा होता है उसमें क्या करता है, पनिशमेंट का डर होता है, जिसमें वो काम नहीं करेगा क्योंकि उसे सही और गलत का यहाँ पर ज़्यादा अनुमान बिल्कुल भी नहीं होता है। अब इसको डिटेल में समझ लें। आज्ञाकारिता एवं दंड विन्यास ये आपका स्टेज 1 है पूर्व परंपरागत स्तर का। इस प्रकार छात्र सही गलत के मध्य अंतर का चयन उनके प्रति दूसरे के व्यवहार के अनुसार करते हैं, अर्थात अगर वह गलत कार्य करते हैं तो उन्हें
उनके घर वालों से दंड प्राप्त होता है, और अगर वह कोई अच्छा काम करते हैं तो उन्हें किसी व्यक्ति के द्वारा पुरस्कार या तारीफ सुनने को मिलती है। तो ये होती है आपकी स्टेज 1, पूर्व परंपरागत की स्टेज 1, आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास। समझ में आ गया यहाँ पर आप लोगों को कि बच्चा उस हिसाब से काम करता है कि अगर वो जानता है कि मैं कोई ऐसा गलत काम करूंगा तो मुझे क्या होगा, घर वालों के द्वारा डांट मिलेगी या फिर दंड, मुझे पनिशमेंट मुझे मिलेगा। और कुछ अच्छा काम कर देता हूं तो या तो लोगों से तारीफ मिलेगी मुझे, या फिर मुझे कोई अवार्ड या पुरस्कार दिया जाएगा। तो उसके हिसाब से ही बालक काम करता है। तो ये पहली स्टेज आपको मिल गई, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, यानी कि आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास। जो स्टेज सेकेंड है वो है टिट फॉर टैट, यानी कि जैसे को तैसा। इंग्लिश में आप टिट फॉर टैट कह सकते हैं, म्यूचुअल एक्सचेंज कह सकते हैं, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, पर्सनल रिवार्ड ओरिएंटेशन। इनमें से कोई भी नाम आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाएगा। इस अवस्था में छात्र अपनी रुचि के अनुसार आज्ञा का पालन करते हैं एवं वह कार्य अधिक करते हैं जिससे उन्हें उस कार्य को करने से अधिक फल प्राप्त हो सके। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। जैसे टिट फॉर टैट की बात करें तो जैसे बच्चा स्कूल में है तो वो क्या करता है कि कल मैंने तुम्हारे साथ टिफिन शेयर किया था, ओके, आज तुम मेरे साथ टिफिन को शेयर करोगे। टिट फॉर टैट यानी कि जैसे को तैसा। या फिर जब एक्सचेंज करते हैं कि अच्छा मैं तुम्हें ब्लैक वाला पेन दे रहा हूँ, तुम मुझे ब्लू वाला पेन दे दो। तो ये क्या हो गया, जैसे को तैसा हो गया, एक म्यूचुअल एक्सचेंज कर लिया उन्होंने। तो ये अवस्था होती है आपकी टिट फॉर टैट वाली, यानी कि जैसे को तैसा, या म्यूचुअल एक्सचेंज कह सकते हो इसको, पर्सनल रिवार्ड ओरिएंटेशन कह सकते हो इसको। तो ये होती है आपकी दूसरी अवस्था, टिट फॉर टैट की कह सकते हो या म्यूचुअल एक्सचेंज की कह सकते हो। ओके, तो अगली जो स्तर होगा अब उसके बारे में पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया ना, इनको याद रखिए। यहाँ से एग्जाम्पल लिए जाते हैं, फिर आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि इसमें से कौन सी अवस्था होगी, कोहलबर्ग के नैतिक विकास की कौन सी अवस्था होगी या फिर कौन सा स्तर होगा। इस तरह से क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा आपकी टॉपिक वाइज तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, कौन सी थ्योरी से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो प्रैक्टिस है ना वो करना बहुत ज़रूरी है, पर उससे पहले आपको अपना बेस कंप्लीट करना है, बेस को मजबूत बनाना है। उसके लिए आपको ये सारी जो स्टेजेस हैं उनको पढ़ना होगा, जो लेवल है उनको पढ़ना होगा। जब ये चीज़ें आपके दिमाग में आ जाएंगी और जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको आंसर अपने आप मिल जाएगा। अब किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे ही थ्योरी कंप्लीट होती है इसके बाद हम टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करने वाले हैं। ओके, तो बहुत जल्द हम सीडीपी का सिलेबस कंप्लीट करके प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, वो भी टॉपिक वाइज। अगली जो स्टेज है, सॉरी स्टेज नहीं, लेवल यानी स्तर है जो, वो है आपका कन्वेंशनल लेवल यानी कि पारंपरिक स्तर। पारंपरिक स्तर की जो एज होती है, उम्र होती है, वो होती है आपकी 10 से 13 वर्ष के बीच में, और इसमें भी आपके 2 चरण होते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिकता के विकास का यह दूसरा चरण है जो कि 10 से 13 वर्ष तक चलता है। इसको स्तर कह लीजिए, स्तर के अंदर अवस्थाएं हैं। इसके अंतर्गत छात्र अधिक सामाजिक होते हैं, अर्थात वह ऐसे कार्य करते हैं जिससे समाज से उन्हें सम्मान प्राप्त हो सके। इस आयु में छात्र दूसरे व्यक्तियों की नैतिकता के स्तर को अपने अंदर समाहित कर लेता है, यानी कि अनुकरण कर लेता है। वह दूसरे व्यक्तियों के मानकों के अनुसार सही और गलत के मध्य अंतर को स्पष्ट कर उचित निर्णय ले पाता है। इस अवस्था को भी कोहलबर्ग ने 2 भागों में विभाजित किया है जो इस प्रकार है। जो आपकी कन्वेंशनल लेवल है उसके भी 2 चरण दिए गए हैं, 2 अवस्थाएं दी गई हैं। अब वो अवस्थाएं कौन कौन सी हैं उनको पढ़ लेते हैं। इसमें होती है आपकी गुड बॉय, नाइस गर्ल
ओरिएंटेशन, यानी अच्छा लड़का अच्छा लड़की बनने की कोशिश यहाँ पर की जाती है बालक के द्वारा, बच्चों के द्वारा। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, उसका मतलब यही होता है। अब तीसरी स्टेज को समझिएगा कि गुड बॉय और नाइस गर्ल का मतलब क्या है। यहाँ पर इस अवस्था में छात्र या छात्राओं में अच्छा बनने की होड़ होती है, अर्थात इस अवस्था में दूसरों से उन्हें सम्मान की आशा होती है, जिस कारण वह सदैव अच्छा लड़का या लड़की बनने के मार्ग की ओर अग्रसर होते हैं, क्योंकि पता है कि कोई अच्छा काम करेंगे, जो उनकी हैबिट होंगी अच्छी होंगी, तो उन्हें क्या होगा, समाज के द्वारा उन्हें रिस्पेक्ट मिलेगी। तो इस अवस्था में बच्चे को क्या होता है, सम्मान की बहुत आशा होती है, तो वह हमेशा गुड बॉय या फिर गुड गर्ल बनने की कोशिश में रहते हैं हमेशा। और जो अगली अवस्था है वो है आपकी कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, प्राधिकरण और सामाजिक व्यवस्था। लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, रूल्स आर रूल्स दे कांट बी ब्रोकन। इस स्टेज में बच्चे का ये होता है जो रूल्स है वो रूल्स है, इसे हम तोड़ नहीं सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर कह सकते हो इसको, मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, सारी चीज़ें इस अवस्था में की जाती हैं। यानी कानून और व्यवस्था को बालक इसमें मानता है कि जो रूल है तो उसे नहीं तोड़ना है। तो चलिए इसका डिटेल थोड़ा सा समझ लेते हैं। इस अवस्था में छात्र कानून, नियमों एवं नीतियों के प्रति सजग रहते हैं एवं समस्त नियमों एवं नीतियों का पालन करने की ओर अग्रसर होते हैं। इस आयु में वह नीति और नियमों की अवहेलना नहीं करते, बल्कि उसे सत्य मानकर उसका पालन करते हैं। जैसे हेलमेट लेकर के बाइक चलानी है, तो मतलब ये रूल है, अगर आप रूल ब्रेक करोगे तो आपका चालान कटेगा। इस अवस्था में ये चीज़ें होती हैं। मान लीजिए समाज में कुछ ऐसी व्यवस्था है कि आपको ये चीज़ें करनी है, ऐसा कोई रूल है, तो बालक उसमें उस रूल को फॉलो करेगा। इसके बाद आपकी आ जाती है तीसरा स्तर जो है पोस्ट कन्वेंशनल की, यानी कि उत्तर पारंपरिक की। 13 वर्ष या फिर उससे ज़्यादा उम्र का जो बालक होता है उसके अंदर पोस्ट कन्वेंशनल यानी कि उत्तर पारंपरिक लेवल में आ जाता है। इसमें भी 13 चरण, वो सॉरी 2 चरण होते हैं, यानी कि 2 अवस्थाएं बताई गई हैं कोहलबर्ग के द्वारा। कोहलबर्ग के अनुसार यह अवस्था 13 वर्ष से ऊपर के बालकों की अवस्था होती है। यह नैतिकता की एक विकसित अवस्था है जिसमें छात्र नैतिकता विकास में परिपक्व हो जाता है। इस अवस्था में छात्र समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को प्रमुखता देने लगता है। इस अवस्था को भी कोहलबर्ग ने 2 चरणों में विभाजित किया है, और वो 2 चरण हैं ये। इसमें देखिए स्टेज कंटिन्यू उनको जोड़ा गया है, तो ये स्टेज 5th है, यानी कि चरण 5वां है। लेकिन ये किसके अंदर आती है, आपकी जो अवस्था है ये आती है आपकी पोस्ट कन्वेंशनल के अंदर। सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स ओरिएंटेशन एंड इंडिविजुअल्स राइट्स, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास कह सकते हो, या फिर उनके जो इंडिविजुअल राइट्स होते हैं उनके बारे में सजग रहता है बालक इस उम्र में। इस अवस्था में छात्र समाज के नीति नियमों को अपनाने लगता है, समाज के प्रति अपने व्यक्तित्व एवं व्यवहार में उचित परिवर्तन करने लगता है। कोहलबर्ग के सिद्धांत के इस चरण के अनुसार छात्र पूर्ण रूप से सामाजिक कार्यों के प्रति उत्तरदायित्व को अपने अंदर समाहित करने लगता है। यहाँ पर समझ में आया, जिस तरह से उस स्टेज का नाम है उसी तरह से बालक काम करता है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। यहाँ पर सामाजिक अनुबंध और विन्यास की बात की जा रही है, तो क्या होता है, जो समाज के लिए उसके उत्तरदायित्व होते हैं उनको समझने लगता है, और अपने व्यवहार में भी परिवर्तन लाता है, अपने व्यक्तित्व में भी परिवर्तन लाता है समाज के प्रति। जो अगली स्टेज है वो है आपकी यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल, यानी कि सैद्धांतिक अंतः चेतना सार्वभौमिक नैतिक अभिविन्यास। इस अवस्था कैसी अवस्था होती है, इसको समझना बहुत जरूरी है। इस अवस्था में छात्र ऐसे मानकों का चयन करता है जो शाश्वत सत्य होते हैं, अर्थात जो प्रत्येक स्थिति में परिस्थिति के अनुकूल होते हैं। इस अवस्था में बालक का क्या होता है, मान लीजिए कि जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, सती प्रथा पहले बनी हुई थी, तो सती प्रथा
पहले एक तरह का रूल बना हुआ था समाज में, लेकिन सती प्रथा को खत्म कर देना, भले ही वो जो समाज का रूल है वो ब्रेक हो जाए, लेकिन वो समाज के हित के बारे में हमेशा सोचेगा। समाज के हित के बारे में बच्चा सोचता है कि क्या सही है क्या गलत है। वो इस स्टेज में पहुंच जाता है कि अगर उसे ये सही लगता है, भले ही कोई रूल ब्रेक हो रहा हो, लेकिन ये समाज के हित में है, तो वह उसको ही करने की कोशिश करेगा और उसको ही सत्य बताएगा। तो यहाँ पर शाश्वत सत्य की बात हो रही है, रूल और रेगुलेशन की बात इस अवस्था में बिल्कुल भी नहीं हो रही है। क्योंकि अगर जो सही है, जो सत्य है, तो भले ही कोई रूल ब्रेक हो रहा हो, लेकिन वो सत्य ही रहेगा। तो ये सब बोलते हैं आपको यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। और एक एग्जांपल और अगर ले लें, मान लीजिए आप किसी एक्सीडेंट हो गया, आप गाड़ी में लेकर के जा रहे हैं, लेकिन आपको सिग्नल मिल गया, लेकिन क्या हो रहा है, आप लेट हो रहे हैं, है ना, क्योंकि जो आपका जो एक्सीडेंट जिसका हुआ है वो काफ़ी सीरियस है। जब आप उसको लेकर के जा रहे हैं, अगर आप सिग्नल के लिए वेट करते हैं और इस एक तरफ इधर देखते हैं कि उसकी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है, ब्लड बहुत ज़्यादा निकल रहा है, तो वहाँ पर अगर 13 साल से अधिक उम्र का बालक है और उसके अंदर यूनिवर्सल, क्या नाम था यहाँ पर, यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल हैं उसके अंदर, तो बालक क्या करेगा, उस अवस्था में उस सिग्नल को तोड़ देगा और पहले निकल के जा करके उसको हॉस्पिटल में एडमिट करेगा। यहाँ पर रूल था कि आप सिग्नल तोड़ नहीं सकते, लेकिन उसने क्या किया, उसको बचाना ज़्यादा उसको सही लगा, ना कि ये कि सिग्नल में मैं वो रुक जाऊं। उसको क्या सही लगा कि इसकी जो तबीयत है वो बहुत सीरियस है, इसको हॉस्पिटल लेकर के चलते हैं, तो उसने क्या किया, सिग्नल को तोड़ दिया। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट था क्या था, उसको जिसका एक्सीडेंट हुआ है जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाना। आई थिंक अब आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब एक थ्योरी है जो कोहलबर्ग की दी हुई है, हेंज डिलेमा, यानी कि हेंज दुविधा प्रयोग। अब ये प्रयोग क्या है, इसकी स्टोरी क्या है, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि नीचे थ्योरी दी हुई है, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। मैं इस स्टोरी के तहत आपको यहाँ पर समझा देता हूँ कि जो हेंज डिलेमा है वो है क्या। एक व्यक्ति है, उसकी वाइफ की जो तबीयत है वो खराब है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर ये यमराज जी बने हुए हैं, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, एक सेकेंड रुकिए। चलिए इसको समझिएगा, यहाँ पर ये यमराज है, यानी कि उनकी वाइफ को लेने आए हुए हैं। ये व्यक्ति है, ये उनकी वाइफ लेटी हुई है, बीमार है, और उनको एक दवा की ज़रूरत है जो कि काफ़ी महंगी है, और ये व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको खरीद नहीं सकता, उसके पास पैसे की कमी है। ओके, तो इसको स्टोरी के माध्यम से समझते हैं कि स्टोरी है क्या। इस व्यक्ति का नाम होता है हेंज। हेंज नामक एक व्यक्ति होता है जो कि एक यूरोप में रहता है। उसकी पत्नी का नाम होता है क्लेरा, जो कि कैंसर से मौत के कगार पर होती है, उसको कैंसर भी हो जाता है। तो वो बिल्कुल मौत के कगार पर खड़ी हुई है। डॉक्टर ने कहा है कि एक दवा है जो एक केमिस्ट ने बनाई है, अगर आप उसे ले आते हो तो उसके द्वारा इसको बचाया जा सकता है। तो हेंज क्या करता है, उस केमिस्ट के पास जाता है, उसे खरीदने के लिए बहुत कोशिश करता है, लेकिन जो केमिस्ट होता है उसके जो पैसे है वो 10 गुना पैसे मांगता है, और हेंज के पास क्या होता है, पैसे नहीं होते हैं, जिस वजह से हेंज उसको खरीद नहीं सकता। उसने ये भी कोशिश की कि कुछ आप उधार कर लो, इसके बाद मैं आप लोगों को पैसे वापस कर दूंगा, जितने भी पैसे आपके बचेंगे पैसे मैं आपको दे दूंगा। लेकिन जो केमिस्ट था वो उससे पैसा कमाना चाह रहा था कि मैंने इतनी मेहनत की है तो मैं इससे पैसा कमाऊंगा। तो ये सिचुएशन आ गई। जब वह परिवार दोस्तों से मदद के बाद भी वो थोड़ी बहुत पैसे ही जुटा पाया, उसने केमिस्ट को समझाया भी कि उसकी पत्नी मौत के कगार पर है, और पूछा कि क्या वह दवा सस्ती हो सकती है या बाद में बाकी राशि चुका देगा, उसके लिए ठहर जाएगा। लेकिन जो केमिस्ट था उसने इनकार कर दिया। उसने दवा की खोज की थी, वह उससे पैसे कमाना चाह रहा था। पति अपनी पत्नी को बचाने के लिए बेताब था, इसीलिए उस रात वह केमिस्ट की दुकान में दवा चुराने के लिए घुस गया और दवा चुरा ली। ये स्टोरी समझिए। यहाँ पर
क्या होता है, दुविधा आती है कि क्या जो हेंज ने किया वो सही किया या गलत किया। यह कहानी पढ़ने के बाद जब ये स्टोरी बताई गई, सुनाई गई बच्चों को, तो बच्चों से साक्षात्कार लिया गया। उनके नैतिक दुविधा या धर्म संकट पर बनाए गए कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होते थे। अब जब उसने ये स्टोरी सुन ली तो अब यहाँ पर अलग अलग स्टेज में बच्चे क्या होंगे, जो जिस स्टेज में होगा उसके हिसाब से जवाब देगा। अब प्रश्न आपके ऐसे बनेंगे, क्या हेंज को दवा चोरी करनी चाहिए, क्या चोरी करना सही है या गलत है, या फिर क्यों। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिएगा, अब देखिए, अगर बच्चा 6th स्टेज में होगा तो वो क्या कहेगा कि बिल्कुल हेंज ने सही किया, क्योंकि वो क्या करेगा, किससे समाज का कल्याण हो रहा है, सत्य क्या है उसकी ओर कोशिश करेगा समझने को। तो वो कहेगा जो हेंज ने दवा की चोरी की है वो बिल्कुल सही किया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या थी, उस किसी इंसान की जान बचाना, मतलब उसकी पत्नी को जो बीमार थी उसको बचाना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि उसने चोरी करी। इसके बाद जो रूल एंड रेगुलेशन वाले में होंगे, या फिर गुड बॉय नाइस गर्ल की स्टेज में होंगे, वो क्या कहेंगे कि नहीं, चोरी करना गलत बात है, चोरी नहीं करनी चाहिए। तो ये इसीलिए एक स्टोरी बनाई गई, प्रयोग किया गया कि एक स्टोरी के माध्यम से अलग अलग बच्चों का जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है। तो किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, ये सारे क्वेश्चन हैं। क्या वह एक पति का कर्तव्य है कि वह अपनी पत्नी के लिए दवाई चोरी करके लाए? क्या दवाई बनाने वाले को हक है कि वह दवाई के इतने पैसे मांगे? क्या पुलिस को केमिस्ट को हत्या के लिए गिरफ्तार करना चाहिए यदि महिला की मृत्यु हो गई है? क्या ऐसा कानून नहीं है जिससे दवा की कीमत पर अंकुश लगाया जा सके? क्यों और क्यों नहीं? अतः कहा जा सकता है कि नैतिक तर्कणा, मोरल रीजनिंग, आयु के अनुसार विकसित और परिवर्तित होती है। यानी इन 6 अवस्थाओं में से प्रत्येक अवस्था नैतिक दुविधाओं को सुलझाने के लिए अपनी पूर्व अवस्था से अधिक परिपूर्ण होती है। अब जो यहाँ पर पहले 3 स्तर दिए गए हैं, 3 स्तर में 2-2 चरण, टोटल मिलाकर के 6 अवस्थाएं यानी कि 6 चरण दिए गए हैं। अब जो बालक जिस अवस्था में होगा उसके हिसाब से इसके जवाब देगा। जैसे मैंने आपको बताया कि जिस उम्र में बच्चा, लॉ एंड ऑर्डर वाला जो आपका स्टेज है, अगर उस स्टेज में बालक है तो वो कहेगा कि ये जो उसने चोरी करी है, ये गलत किया है, उसे उसमें दंड मिलेगा। मतलब लॉ एंड ऑर्डर को मानना है उसको, क्या होगा, अब उसने चोरी करी है तो उसको पनिशमेंट देना चाहिए। उस स्टेज का बालक यही कहेगा कि अब उसने चोरी करी है तो जो हेंज है उसको जेल होगी, या जो भी पनिशमेंट होगा उसको कानून के द्वारा पनिशमेंट दिया जाएगा। जो गुड बॉय और नाइस गर्ल की स्टेज में है वो इसी प्रश्न का उत्तर इस हिसाब से लगाएंगे कि जो हेंज है उसको चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो चोरी करना है वो गलत बात है। इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन बनाए गए और बालकों से सभी से पूछा गया। अब इसकी जो आलोचना हुई है वो क्या हुई है, नॉट अप्लीकेबल इन ऑल कल्चर, सभी संस्कृतियों पर यह सिद्धांत लागू नहीं होता। हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, परिकल्पनात्मक परिस्थितियां हैं, यहाँ पर बाइज्ड सैंपल है, यानी कि लिंग रूढ़िबद्धता पाई गई है, क्योंकि यहाँ पर यह चीज़ बताई गई है कि जो पुरुष है वो ही स्त्री के लिए ऐसा कुछ कर रहा है, ना कि यहाँ पर यह बताया गया कि जब एक पुरुष की तबीयत खराब हो तो महिला ने क्या किया। ऐसा कोई एग्जाम्पल या ऐसी कोई स्टोरी नहीं बनाई गई, इसीलिए इसको बाइज्ड सैंपल भी कहा गया है। इस तरह से इसकी आलोचना हुई है। और स्टार्टिंग में भी मैंने बताया कि इसकी जो नारीवादी नैतिकता है उस पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया। आपको समझ में आ गया। अब देखिए, जब आपने हेंज डिलेमा को पढ़ लिया, उसके प्रश्न पढ़ लिए, अब जो आपकी स्टेज है यहाँ पर एक एक स्टेज में जाएंगे। जो आपकी लास्ट स्टेज है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल की, तो इस अवस्था में जो बालक होगा वो क्या कहेगा कि जो हेंज ने किया वो बहुत सही किया, क्योंकि ज़्यादा ज़रूरी क्या था, उसकी पत्नी की जान बचाना। ओके, 5th स्टेज यहाँ पर है आपका सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। इस अवस्था में छात्र समाज की नीति नियमों को अपनाने लगता है।
तो जो इस अवस्था में होगा वो समाज के हिसाब से कहेगा चोरी करना गलत बात है, ये नहीं करना चाहिए था। और इसकी जो उम्र होती है ये बताया 13 वर्ष या उससे ऊपर के जो बालक होते हैं। अब देखिए उम्र के हिसाब से नैतिक विकास के लिए बताया है, इसीलिए इसको ये किसके द्वारा इंस्पायर्ड है, जो आपका जीन पियाजे के द्वारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी गई थी उससे इंस्पायर्ड है। और वो इसलिए है क्योंकि जो जीन पियाजे हैं उन्होंने भी बालक के विकास को एक अवस्थाओं में बांटा था और कोहलबर्ग ने भी इनको उम्र के हिसाब से अवस्थाओं में बांटा है कि उनका विकास उम्र के हिसाब से नैतिक विकास होगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, अब बात करें जैसे अगर 4th स्टेज में बालक है तो वो क्या कहेगा कि हेंज ने चोरी करी है, उसको दंड मिलना चाहिए। ओके, तो इस तरह से जो जिस स्टेज में बालक होगा उसके हिसाब से वो उन प्रश्न का आंसर देगा। नाइस गर्ल गुड बॉय वाली स्टेज में है तो कहेगा चोरी करना बुरी बात है, ये नहीं करना चाहिए था। अब यहाँ पर बात करें टिट फॉर टैट, तो यहाँ पर ये कहानी हो जाएगी, अगर इस स्टेज में है तो उसका एक आंसर अलग होगा कि अगर उसने चोरी करी है तो उसको दंड भी मिलेगा, जैसे को तैसा मिलेगा, ये वाली सिचुएशन हो सकती है। या उसने चोरी करी है तो वो बहुत गलत किया है, उसके बदले में उसको दंड मिलेगा। या फिर यहाँ पर वो ये कह सकता है कि उसके पैसे चुका दे, मतलब उसने चोरी की है, उसकी दवाई ली है, उसकी दवा वहाँ से केमिस्ट के से चुराई है, तो क्या करे वो उसकी या तो दवा लौटा दे कहेगा या फिर उसके पैसे दे दे जितनी की वो थी। और फर्स्ट स्टेज में रहेगा तो ये कहेगा कि इसने चोरी की है, अब यहाँ पर इसको दंड मिलेगा ही मिलेगा, यहाँ पर मिलना चाहिए। ये फर्स्ट स्टेज ऐसी है कि उसके डर से उसके अंदर डिसीजन आते हैं। लॉ एंड ऑर्डर में आपके दंड की बात होगी उसके कि जो कानून है उसने कानून तोड़ा है, उसने चोरी की है तो उसको पनिशमेंट मिलेगा। यहाँ पर बात करें तो वो ये यहाँ पर जो जवाब देगा वो ये देगा कि जो हेंज है उसने चोरी की है, उसने यहाँ पर गलती की है तो अब उसको दंड मिलेगा। यहाँ पर ये बच्चे के अंदर भय होता है कि चोरी करना एक गलत बात है, अगर आप चोरी करते हो तो आपको क्या मिलेगा, दंड मिलेगा। तो इस स्टेज में बालक इस तरह के जवाब देने वाले हैं। तो सभी स्टेज जो 6 के 6 चरण हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। हेंज डिलेमा क्या है उसकी स्टोरी बताई, किस तरह के क्वेश्चन बालकों से पूछे गए ताकि उनके नैतिक विकास के बारे में पता लगाया जा सके। तो एक बार जल्दी जल्दी मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, आपको समझ में अब अच्छे से आ जाएगा। स्टार्टिंग में जो आपको पॉइंट दिए गए हैं उनको जरूर समझ लेते हैं एक बार, ठीक है। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत आपको भूलना नहीं है बिल्कुल, एक बार जब पढ़ लेंगे। देखिए इन्होंने प्रयोग में क्या किया, पुरुषों को लिया, इसीलिए सिद्धांत को जेंडर बाइस थ्योरी भी कहते हैं। इनकी एक शिष्या थी कैरल गिलिगन, ओके, कैरल गिलिगन थी जो इन्हीं की छात्रा थी। इनका मानना था कि जो थ्योरी है ये नारीवादी नैतिकता का ध्यान नहीं रखती है। नैतिक विकास में सही और गलत को पहचानना ही नैतिकता आपकी कहलाती है। मोरल डिसीजन जो होते हैं के लिए जो थिंकिंग का प्रयोग करते हो आप, यानी कि जो नैतिक तर्क आपको एक सेकेंड, जो नैतिक तर्क होता है, तो जब आपको कोई मोरल डिसीजन लेना होता है उसके लिए जो आप सोचते हैं, जो सोच का प्रयोग करते हैं उसको आप मोरल रीजनिंग कहते हैं। नैतिक तर्क को आप इस तरह से कह सकते हैं, दुविधा वाले सिचुएशन में फैसला लेने के लिए जो तर्क शक्ति का उपयोग करते हैं नैतिक तर्क कहलाता है। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से इंस्पायर्ड है। वो क्यों, क्योंकि जीन पियाजे ने भी जो बालक का विकास है वो उम्र के हिसाब से बताया था और उन्हें अवस्थाओं में डिवाइड किया था। जो कोहलबर्ग है इन्होंने भी नैतिक विकास को क्या किया है, उम्र के हिसाब से नैतिक विकास को डिवाइड कर दिया है। 3 स्तर हैं और हर एक स्तर में 2-2 चरण हैं, टोटल 6 चरण में डिवाइड कर दिया है बालक को। उनके नैतिक विकास जो है वो उम्र के हिसाब से आता है। कोहलबर्ग ने विभिन्न प्रयोगों के बाद यह बताया कि व्यक्ति में नैतिक विकास मुख्य स्तरों से होकर गुजरता है। बता दिया आपको, प्रत्येक स्तर की 2-2 अवस्था भी मैंने आपको बता दी। पहला स्तर है प्री कन्वेंशनल लेवल, जो इंपॉर्टेंट है उसको समझिएगा। प्री कन्वेंशनल लेवल 4 से 10 साल की उम्र होती है, इसके भी आपके 2 चरण होते हैं। अब वो 2 चरण कौन कौन से होते हैं, आपका होता है आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास। इसमें बालक क्या करता है,
कि अगर कुछ गलत काम करेगा तो उसे दंड मिलेगा, इसलिए डर होता है, तो वो ऐसा काम नहीं करता कि जिससे उसे दंड मिले। वह आज्ञा का भी पालन करता है कि अगर मैं पापा की बात नहीं मानूंगा तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी, ओके, या मैं मम्मी की बात नहीं मानूंगा तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी। तो इस तरह की अवस्था में बालक के साथ यही होता है। यहाँ पर जो छात्र होता है सही गलत के मध्य अंतर का चयन बिल्कुल नहीं कर सकता, वह दूसरे के व्यवहार के अनुसार करते हैं, अर्थात वह गलत कार्य करते हैं तो उन्हें घर वालों से दंड प्राप्त होगा, और अगर कोई अच्छा काम करेंगे तो उन्हें किसी के द्वारा पुरस्कार या तारीफ मिलती है। इसकी सेकेंड स्टेज है टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, यानी कि अगर मैंने लंच बॉक्स आज तुम्हारे साथ शेयर किया है तो तुम मेरे साथ कल शेयर करोगे, मैं आपको ब्लैक पेन दे रहा हूं तो मुझे ब्लू पेन चेंज करके दो, तो ये म्यूचुअल एक्सचेंज इस अवस्था में होते हैं बालक। अब जो दूसरी आपकी स्टेज है यानी कि लेवल है जो, वो है कन्वेंशनल लेवल। इसकी उम्र होती है 10 से 13 वर्ष। इसके भी आपके 2 चरण होते हैं। जो 2 चरण है वो होता है गुड बॉय और नाइस गर्ल का। इसमें क्या होता है, बालक हमेशा सम्मान का भूखा होता है कि कुछ ऐसा ना करे जिससे कि उसको डिसरिस्पेक्ट मिले, हमेशा अच्छा बनने की कोशिश में रहते हैं कि उसको समाज के द्वारा सम्मान मिले, सम्मान की आशा ज़्यादा रहती है, और वो क्या करते हैं, हमेशा अच्छा लड़का या फिर अच्छा लड़की बनने की ओर अग्रसर रहते हैं हमेशा। चौथी स्टेज है कानून और व्यवस्था अभिविन्यास। तो इस अवस्था में बालक का क्या होता है कि अगर कोई नियम है तो नियम है, उस नियम को हम तोड़ नहीं सकते। रूल्स आर रूल्स, दे कांट बी ब्रोकन, हम उसे तोड़ नहीं सकते। इस अवस्था में छात्र जो है कानून नियम एवं नीतियों के प्रति सजग रहते हैं, समस्त नियमों नीतियों का पालन भी करते हैं। इस आयु में नीति और नियमों की अवहेलना नहीं करते, बल्कि उसे सत्य मानकर पालन करते हैं। जो तीसरा लेवल है पोस्ट कन्वेंशनल, उसकी भी 2 स्टेजेस है। इसकी जो उम्र होती है वो 13 साल या उससे अधिक उम्र के बालक को पोस्ट कन्वेंशनल यानी कि उत्तर पारंपरिक अवस्था के अंदर काउंट करते हैं। इसके भी 2 चरण हैं। 2 चरण कौन कौन से हैं, एक तो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, सामाजिक अनुबंध विन्यास, यानी कि यहाँ पर जो समाज की नीति नियम है उनको अपनाने लगता है, समाज के प्रति अपने व्यक्तित्व और व्यवहार को बदलने लगता है। तो ये चीज़ें आ जाती हैं आपकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन एंड इंडिविजुअल राइट्स में, और उनके जो इंडिविजुअल राइट्स है वो कौन कौन से होते हैं उनको भी वो अच्छे से समझने लगते हैं। अगला स्टेज है इसका यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, यानी कि लास्ट स्टेज जो है सैद्धांतिक अंतःचेतना सार्वभौमिक नैतिक प्रमुख अभिविन्यास, इसको हिंदी में बोलेंगे। मैंने अभी हेंज के डिलेमा से आपको बताया कि जो इस अवस्था में होंगे वो हेंज की चोरी करने को बिल्कुल भी गलत नहीं ठहराएंगे, क्योंकि वहाँ पर उनके लिए जो सत्य है उसी को मानते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या था कि हेंज की पत्नी को बचाना, यानी कि एक मनुष्य की जो जान है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर वो केमिस्ट दवा नहीं दे रहा था तो हेंज ने जो किया है वो सही किया है। ओके, तो ये सभी 6 स्टेज हो गई। हिंज डिलेमा, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, एक बार स्टोरी और पढ़ लीजिएगा। ऑलरेडी मैं आपको स्टोरी समझा चुका हूँ, अब दोबारा आप कभी नहीं भूलेंगे। फिर भी अगर आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट्स में बताइएगा, कोशिश करूँगा कि आपका डाउट क्लियर कर सकूँ। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।